नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है संघवाद। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि जल्दी से आप संघवाद के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि आपने सभी चैप्टर कंप्लीट करा दिए। इसके आगे की भी चैप्टर मैंने करवा रखा है। तो देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, रोशन सा स्टडी पॉइंट की वीडियो को नहीं देखा है, तो सारी वीडियो आप लोग जरूर देख ले अपने एग्जाम से पहले। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती है, और बहुत सारी 8 और 10 मिनट की वीडियो में ही आप कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें, और आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में हम बात करेंगे संघवाद का अर्थ। संघवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, संघवाद का मतलब है 2 स्तर की शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो केंद्र स्तर की शासन व्यवस्था होती है, मतलब केंद्र स्तर की सरकार होगी, और एक राज्य स्तर की सरकार होगी। तो संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का जो बंटवारा है वो 2 स्तर पे किए जाती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। इस संघवाद का मतलब आप सिंपल बता दें। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि एक तो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के बाद राज्य है, और राज्यों को मिला के भारतीय संघ का निर्माण किया गया है, भारत देश का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत कुल मिला के इस समय 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, क्या प्रमुख इसकी विशेषता है? देखिए, संघवाद की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि यहाँ पे ना 2 स्तर की शासन व्यवस्था होगी। जिन देशों में संघवाद की संघीय व्यवस्था है, वहाँ पे 2 स्तर की सरकार होगी। एक तो भाई केंद्रीय स्तर की सरकार होगी, और दूसरी राज्य स्तर की सरकार होगी। तो शक्तियों का बंटवारा 2 स्तर की सरकारों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, दोहरी नागरिकता। वैसे कई देशों में दोहरी नागरिकता नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे, जैसे हम भारत की ही बात करें, तो भारत में भी वैसे संविधान में एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता दी गई है, वो जो है वो हमें इंडिया की नागरिकता मिलती है। लेकिन वैसे हम अपने आप को गुजरात, बिहार या जिस राज्य से हम जुड़े हुए हैं उस राज्य का नागरिक मानते हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। इसके अलावा लिखित संविधान होना जरूरी है, क्योंकि अगर संघीय व्यवस्था को चलाना है तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। और शक्तियों का बंटवारा होने का मतलब क्या है कि यार, मतलब कोई आगे चल के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद ना हो, इसीलिए एक लिखित संविधान हो, जिसमें सारे नियम कायदे कानून सब कुछ लिखा हो। केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां है, राज्य सरकार के पास क्या शक्तियां है, सब कुछ अपने को पता हो। तो इसीलिए लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जब ही अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया किसी विषय को लेकर, तो उसको सुलझाने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है ना। तो ये सारी विशेषताएं आप बताएंगे संघवाद की विशेषता में। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसकी क्या प्रमुख विशेषता है भैया? ठीक है, अब देखिए, भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई उसमें क्या है, 3 स्तरों पर सरकार मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक तो आपका केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार है, और तीसरा जो है वो स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में पंचायती राज हो गया आपका, है ना, ग्राम पंचायत वगैरह है, वो है। दूसरा, लिखित संविधान भी है भारत में, है ना। लिखित संविधान के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को चलाई जा रही है। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा जो है संघ सूची, 3 सूची में मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक तो संघ सूची, संघ सूची में टोटल 97 विषयों को रखा गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल केंद्र सरकार को है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में टोटल 66 विषय है, ठीक है, जिसपे कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और इसके अलावा जो तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी, और इसमें 47 विषय है। और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जिसका वर्णन ना इन तीनों ही सूची में नहीं किया गया है, उसको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो उस पर जो कानून बनाने का हक है वो केंद्र सरकार को होता है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि भाई केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से प्रमुख विषय हैं। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि भाई कौन कौन से ऐसे विषय है जो कि केंद्र सरकार के पास है, कौन से ऐसे विषय जो कि राज्य सरकार के पास है, और कौन से विषय जो है मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। तो देखिए, सबसे पहले हम केंद्र सूची की बात करते हैं। केंद्र सूची में प्रतिरक्षा, है ना, यानी कि रक्षा की जो भी मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा जो भी है, विदेशी मामले होते हैं, युद्ध और शांति जैसे विषय है, बैंकिंग के जो विषय है, ये सब केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी तरफ हम राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में कृषि आ गया, पुलिस आ गया, है ना, कैद खाने जो भी है, जेल वगैरह है वो आगे, स्थानीय शासन की व्यवस्था है, जमीन से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं, ये सब
राज्य सरकार के विषय में आ जाते हैं, राज्य सूची में आ जाते हैं। उसके बाद है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, काम करते हैं, इसमें कानून बनाते हैं, है ना। जैसे कि शिक्षा हो गया, है ना। इसके अलावा वन हो गया, मजदूर संघ हो गए, मजदूरी से जो भी विषय, मजदूर संघ से जुड़े जो विषय है, इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं संवर्ती सूची, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ना संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था के बावजूद भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार को ना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादातर विषय जो दिए गए हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, है ना। 97 विषय केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा अगर संवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो संवर्ती सूची के जो भी विषय है उस पर भी ज़्यादातर जो विषय है उस पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का हक है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं इकहरी नागरिकता। भारत में क्या है कि एक मतलब आपको पूरे ना भारत की नागरिकता दी जाएगी, राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है ना। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है ना। अलग अलग संविधान नहीं बनाया गया है, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। और ये भी इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा आपातकाल में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर कहीं आपातकाल लग जाता है, किसी राज्य में इमरजेंसी लग जाता है, तो कितने भी विषय हो, चाहे वो राज्य सूची के विषय है या फिर वो संवर्ती सूची के विषय है, सभी विषयों पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा, है ना। और आपातकाल के बाद पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और केंद्र सरकार फिर वहाँ की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करती है, उसको चलाती है। तो इस स्थिति में भी वहाँ पे एकात्मक मतलब भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। सो तो देखिए, वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा, हम इसमें इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं और नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।